आइए पढ़ते हैं अभी। सतत आवेश वितरण के कारण किसी परीक्षण आवेश Q0 पर बल। सतत आवेश वितरण मतलब कि आवेश का जो वितरण होता है वो असमान नहीं हो कि एक समान रूप से लगातार होता है, सतत हर जगह से बराबर बराबर। देखिए, आवेशित पिंडों के में आवेश का वितरण सतत होता है, एक समान होता है हमेशा। अगर इस सतत आवेश वितरण है तो किसी परीक्षण आवेश Q0 पर कितना बल लगेगा, इसके लिए अच्छा देखिए, एक सूत्र है आवेश घनत्व। आवेश घनत्व होता है आवेश बटे बीमा। अगर लंबाई है तो लंबाई रहेगी, क्षेत्रफल है तो वहाँ पे क्षेत्रफल होगा, अगर आयतन है तो आयतन होगा, ये बीमा बदलती रहेगी। आवेश बटे बीमा आवेश घनत्व का सूत्र होता है। अगर हम आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं, जैसे एक है रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व मतलब कि लंबाई होगी सीधी रेखा में, रैखिक है आवेश घनत्व, इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से ना। रैखिक आवेश घनत्व तो लैम्डा। एक है पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ है तो मतलब उस पर क्षेत्रफल होगा, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। इसको सिग्मा बोलते हैं, इसको लैम्डा बोलते हैं, इसको सिग्मा। एक है आयतन आवेश घनत्व, इसको बोलते हैं रो। ये पी है, पी की तरह दिखता है, इसको रो बोलते हैं, रो ना। ये 3 तरह के आवेश घनत्व थे मेरे। तो अगर हम पहले निकालें फर्स्ट, मतलब रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा के कारण Q0 पर बल। कोई मेरा परीक्षण आवेश Q0 था, उस पर लैम्डा कितना बल लगाएगा। देखिए, ये मेरा एक तार था, L लंबाई का तार था यहाँ से यहाँ तक, इस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित था। ओके फ्रेंड्स, हमने इस पर एक सूक्ष्म दूरी यहाँ से यहाँ तक की DL लिया, ये छोटी दूरी DL है। इसी के पास हमने एक आवेश रख दिया, परीक्षण आवेश Q0 रख दिया, Q0। तो ये जो मेरा आवेश वितरण है ये वायर पे, ये Q आवेश वितरण जो इस पे है वो Q0 पे कितना बल लगाएगा। अच्छा, इसके लिए हम फिक्स पॉइंट ले लें। तो फिक्स पॉइंट हमने O लिया, O से इसकी दूरी DL की दूरी या फिर ये लंबाई वाले तार की दूरी R1 थी, O से Q0 की जो दूरी R2 थी, ये R21 R2 ऐसा हमने निकाल लिया है। ओके, देखिए तो अभी रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा, आवेश घनत्व का हमने सूत्र बताया था कि आवेश बटे बीमा, और इसमें लैम्डा में रैखिक में तो बस लंबाई होगी, आवेश Q बटे लंबाई L, तो Q बटे L ये सूत्र होता है। अगर इससे हमको Q का मान निकालना हो तो Q बराबर L को उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करने पर इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब Q बराबर लैम्डा L, तो Q बराबर लैम्डा L, इतना आ गया। अभी देखिए, माना L लंबाई के तार पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। ये तार था L लंबाई का, इस पे हमने प्लस आवेश एक समान रूप से वितरित किया। इस पर एक अति सूक्ष्म आवेश DQ के कारण, यहाँ पे हमने जो DL लंबाई है, इसमें DL लंबाई पे एक सूक्ष्म आवेश DQ होगा। तो DQ आवेश के कारण Q0 पर कितना बल लगेगा, इसके लिए हम छोटा आवेश DQ लिया तो छोटा बल भी लगाएगा, DF बराबर 1/4πε0 Q0 DQ अपान R21 स्क्वायर और R21 कैप, इतना बल लगाएगा। ये सूक्ष्म आवेश इस पे इतना बल लगाएगा। ओके फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए, तो DF बराबर Q0 अपान 4πε0। अच्छा, ये देखिए DQ था इधर ना सूत्र में, यहाँ पे DQ था, DQ सूक्ष्म आवेश DQ। अगर हम यहाँ पे DQ निकालें तो हम लैम्डा DL कर सकते हैं, DQ के स्थान पे, DQ के स्थान पे लैम्डा DL कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा DF बराबर Q अपान 4πε0 लैम्डा DL अपान R21 स्क्वायर R21 कैप। तो अगर हम, ये तो मेरा सूक्ष्म आवेश DQ के कारण इतना बल लगा। अगर संपूर्ण रैखिक आवेश वितरण जो है Q0, पूरा संपूर्ण रैखिक आवेश वितरण जो Q था वो Q0 कितना बल लगाएगा, तो इस छोटे बल का हमको समाकलन करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, मतलब वेक्टर F जो है वो Q0 4πε0 कांस्टेंट है, हमको इसका समाकलन करना पड़ेगा लैम्डा DL बटे R स्क्वायर RN कैप का। इसका हम करेंगे समाकलन करेंगे। अच्छा, इतना ही। तो ये वेक्टर F जो है रैखिक आवेश वितरण, जो रैखिक आवेश वितरण है कोई तार है, उस पर एक समान आवेश, एक समान चार्ज प्लस
एक समान रूप से वितरित है तो कितना बल लगाएगा किसी परीक्षण आवेश Q0 पर। रैखिक आवेश वितरण कारण किसी परीक्षण आवेश Q0 पर कितना बल लगेगा, उसका सूत्र है ये Q0 4πε0 लैम्डा dl/r², आर कैप। अभी देखिए नेक्स्ट टॉपिक, पृष्ठ आवेश सिग्मा के कारण Q0 पर कितना बल लगेगा। तो इस पर देखिए पृष्ठ, देखिए हमने ये माना एक पृष्ठ था मेरा, लंबाई चौड़ाई दोनों रहेगी पृष्ठ में, लंबाई चौड़ाई ये पृष्ठ था, इस पर एक छोटा सा पृष्ठ हमने मान लिया इतना, ये पूरा पृष्ठ हमने ए माना और एक छोटा पृष्ठ माना DA, और यहाँ पे Q0 मेरा आवेश रखा है, इस पर ये DA कितना बल लगाएगा। इसकी दूरी हमने माना O से R1, इसकी दूरी R2 मान लिया, R21 ये है, R2 माइनस R1। अब देखिए सिग्मा बराबर क्या होता है, हमने कहा आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे बीमा थी और इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों बीमाएँ हैं तो Q/A हो जाएगा आवेश बटे क्षेत्रफल। इससे अगर Q निकालें तो सिग्मा A हो जाएगा ना फ्रेंड्स। देखिए अति सूक्ष्म क्षेत्र, ये छोटा हमने क्षेत्र लिया, इसके अंदर DA, अति सूक्ष्म क्षेत्र DA के कारण Q0 पर बल, मतलब DF छोटा बल 1/4πε0 dq Q0 R21² R21 कैप। अभी देखिए यहाँ पे dq, तो dq के स्थान पे हम कर दें सिग्मा DA। ओके फ्रेंड्स, Q0 4πε0 सिग्मा DA R21² R21 कैप। अगर ये इतना छोटा जो मेरा क्षेत्र है DA, वो इतना बल लगाएगा Q0 पे, और संपूर्ण पृष्ठ आवेश जो है कितना बल लगाएगा, तो F वेक्टर F बराबर Q0 4πε0 और हम समाकलन कर देंगे A पर सिग्मा DA/r² आर कैप का। ये था मेरा पृष्ठ आवेश सिग्मा के कारण Q0 पर बल। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे एक ठो और टॉपिक है, आयतन आवेश रो के कारण Q0 पर बल। ये देखिए मेरा इतना आयतन था, इसमें हमने छोटा आयतन लिया dV, ये पूरा आयतन मेरा V था, छोटा आयतन में dV लिया, ये Q0 मेरा परीक्षण आवेश है, इसकी O से दूरी R1, O से दूरी R2 है, ये R2 माइनस R1 है। देखिए हम आयतन आवेश रो बराबर Q/V, आवेश बटे बीमा थी Q/V, इससे हम Q निकालें तो रो भी हो जाएगा। अति सूक्ष्म, इसमें हमने एक अति सूक्ष्म आयतन लिया dV लिया के कारण Q0 पर बल, या DF 1/4πε0 Q0 QV R21² R21 कैप, मतलब Q0 4πε0। अभी ये जो मेरा QV था इसके स्थान पे हम कर सकते हैं, एक सेकेंड फ्रेंड, ये QV नहीं DV है, नहीं सही QV है, Q था ये ना, तो Q के स्थान पे हम रो भी कर सकते हैं, तो ये हम कर दें रो dV, क्योंकि छोटा आवेश था, तो रो dV R21² R21 कैप। ये मेरा सूक्ष्म आयतन जो dV है इतना बल लगाएगा, तो ये संपूर्ण आयतन जो है पूरा V, ये कितना बल लगाएगा इस पे, इसके लिए हम इसका समाकलन कर देंगे। तो संपूर्ण आवेश V के कारण Q0 पर बल वेक्टर F बराबर Q0/4πε0 समाकलन V पे रो dV/r² R कैप। विनायक क्लासेस, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट and please press the bell icon to get all notification of my videos. विनायक क्लासेस, V for victory। देखिए आगे हम पढ़ाते हैं आपको वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो किसी आवेश के चारों ओर, कोई आवेश है उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव होता हो, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कोई आवेश है, मान लीजिए यही आवेश है, इसके चारों ओर कुछ दूरी होगी जहाँ तक ये बल लगाएगा, दूसरे आवेश हम ले जाएँ तो इसी को बोलते हैं इसका वैद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वैद्युत प्रभाव का इसके अनुभव करें, उसी को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र में यहाँ पे इतना वैद्युत क्षेत्र इसका है, वैद्युत क्षेत्र में किसी
किसी यहाँ पे हमने एक बिंदु मान लिया, इस पर रखे एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश मान लिया हमने Q0, तो ये इस Q0 पर जो बल लगाएगा, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर कार्यरत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से डिनोट करते हैं, E बराबर F/Q0। देखिए सूत्र से आप परिभाषा बना सकते हैं। अगर मान लें Q0 1 है तो E बराबर F हो जाएगा, मतलब कि एकांक परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा उसी को बोलते हैं तीव्रता। ओके फ्रेंड्स, यही तो लिखा है परिभाषा में कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ई का मात्रक, तो एफ का मात्रक होता है न्यूटन, इसका मात्रक कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इसका मात्रक हो गया, और बीमा ml T/-3 A/-1। अच्छा, धन आवेश है, धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत जो बल होता है वो बाहर की ओर, और ऋण आवेश के कारण अंदर की ओर कार्य करता है। देखिए प्लस चार्ज है तो बाहर की ओर का क्षेत्र है, और माइनस चार्ज है तो अंदर की ओर का क्षेत्र रहेगा। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक नया चित्र इसका है, कोई बिंदु आवेश है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लिया। देखिए ये मेरा आवेश था Q आवेश था, और यहाँ पे एक आवेश है परीक्षण आवेश मेरा Q0, तो ये Q आवेश इस Q0 पे कितनी तीव्रता लगाएगा, इसकी दूरी यहाँ से बीच की दूरी R है, ये पॉइंट P पे हमने रखा है, ये पॉइंट O था, और ये बल दोनों प्लस आवेश है तो बल प्रतिकर्षित करेगा, मतलब बाहर तरफ बल लगेगा। Q के कारण Q0 पर बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q0/r², ये Q0/r², क्योंकि यहाँ पे Q रखा है हमने, यही तो कूलम का नियम था। और हमने अभी बताया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए E बराबर होता है F/Q0, E बराबर F/Q0, तो इसमें मान रख दें तो Q0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं ये भी इंपॉर्टेंट है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक तथा निष्कोण वक्र जिस पर एकांक धनावेश चलता है उसी को बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। ये काल्पनिक होती हैं, रियल नहीं है, और इन पे प्लस हमने कहा धन आवेश चलता है, मतलब धन आवेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ऐसा वैद्युत बल रेखाएं जैसे ना, देखिए एक आवेश, ये एक आवेश, अगर ये माइनस आवेश प्लस आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, हमेशा इधर से निकलेंगी इधर जाएंगी, ऐसे निकलेंगी इधर जाएंगी, माइनस से निकल के प्लस में आएंगी, माइनस से निकल के प्लस में आएंगी। ये वैद्युत आवेश, ओके फ्रेंड्स, माइनस से निकलती हैं प्लस में आ जाती हैं, अरे प्लस से निकल के माइनस में आती हैं वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे यहाँ पे हमने अगर स्पर्श रेखा खींचा, ये बिंदु है, अगर हम इस पे स्पर्श रेखा ऐसे खींचें तो मतलब कि ये दिशा शो करेगी धनावेश के चलने की, तो धनावेश चलने की दिशा इधर रहेगी। तो वैद्युत बल रेखाओं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसा पीछे बताया था हमने कि धन आवेश है तो बाहर की तरफ, ऋण आवेश है तो अंदर की तरफ। अगर एकल चार्ज है, एकल धन आवेश पर ये रेखाएं आवेश से निकलकर अनंत पर समाप्त होती हैं, और एकल ऋण आवेश पर ये रेखाएं अनंत से आकर आवेश की ओर समाप्त होती हैं, आवेश पर अनंत से आती हैं। वैद्युत बल रेखाएं होती हैं सदैव धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पे समाप्त होती हैं। जैसे बताया भी हमने, देखिए प्लस था या माइनस था, प्लस से निकलेंगी माइनस पे समाप्त हो जाएंगी। बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के अनुपाती होती है, मतलब अगर आवेश कम है तो बल रेखाएं कम निकलेंगी, आवेश अधिक है तो बल रेखाएं अधिक निकलेंगी। देखिए ये एक आवेश था तो इसमें 2 ही बल रेखाएं निकली, 2 आवेश था तो इसमें 4 बल रेखाएं निकली हैं। तो आवेश की संख्या के ऊपर डिपेंड करती है बल रेखाएं। ये कुछ बल रेखाओं के गुण था, आगे देखते हैं बल रेखाओं के और गुण हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं जो होती हैं सीधी होती हैं, समांतर होती हैं। ये बल रेखाएं जो है सीधी है और समांतर है।
दो बल रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा भी है कई बार। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों, कारण बताइए, ऐसा पूछता है। तो यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो जहाँ कटान बिंदु उनका होगा वहाँ पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी। मतलब दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो वहाँ पे दो बल की दो दिशा शो करेगी, जो एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगी, जो कि संभव तो है नहीं, क्योंकि एक ही बिंदु पर वैद्युत बल की दिशा एक ही होगी, दो तो होगी नहीं। देखिए ये एक रेखा थी मेरी फर्स्ट, ये एक रेखा थी सेकंड, वैद्युत बल रेखा, इन दोनों ने यहाँ कट किया तो हमने स्पर्श रेखा इस पे खींचा तो इधर इसकी स्पर्श रेखा इधर F1 जा रही है, इस पे इधर से खींचा F2 इधर जा रही है। तो ये इस बिंदु पे इधर ही बल लग रहा है, इधर इधर ही बल लग रहा है, ऐसा तो है नहीं। एक बिंदु पे बल हमेशा एक ही तरफ लगता है, इसी कारण जो बल रेखाएं होती हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। पास पास कितने भी हो जाए लेकिन एक दूसरे को काटे ही नहीं कभी। विनायक क्लासेस, संदीप सर, वी फॉर विक्ट्री। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट फ्रेंड्स।